हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको बहुत इजी तरीके से सारी बातें समझ में आएंगी, बस आप वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन जो आपका है इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान वस्तु का विस्थापन समीकरण दिया गया है। विस्थापन समीकरण क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। इससे उसका विस्थापन व्यक्त किया गया है। मतलब ये कि अगर इसमें हम ए बी और टी का मान रखेंगे तो वस्तु का विस्थापन हमको मिलेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में मिलेगा? एक्स अक्ष के अनुदिश मिलेगा। अब यहाँ पे इसने दिया कि यदि ए बराबर कितना हो 8.5 मीटर, मतलब ए कोई दूरी है क्योंकि यहाँ पे मीटर है, और बी इज इक्वल टू कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बी यहाँ पे जो है वो एक एक्सेलरेशन के रूप में है, क्योंकि यूनिट देख के पता चल रहा है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। यूं टी समय को सेकंड में मापा गया है। जो यहाँ पे समय टी है इसको सेकंड में मापा गया है, और यहाँ पे हमको टी इज इक्वल टू 0 तथा टी इज इक्वल टू 2 से का मतलब यहाँ पे सेकंड है, पर वेग क्या होगा? मतलब टी बराबर 0 तथा टी बराबर 2 सेकंड पर इसका हमें वेग निकालना है, जिसमें हमको ए और बी का मान दिया गया है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि विस्थापन से हमें वेग निकालना है। तो हमारे पास तो समयांतराल यहाँ पे जो दिया है वो एक एग्जैक्टली 0 है और एक एग्जैक्टली 2 है। तो समयांतराल तो हमको दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर हमको विस्थापन समीकरण दिया गया है या विस्थापन हमको दिया गया है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम डी डी टी ऑफ एक्स, मतलब ये वाली चीज़ देखिए, विस्थापन का हमने क्या किया, अवकलन कर दिया। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो हमको क्या मिल जाएगा? वेग। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। और ये कैसा वेग है? तात्क्षणिक वेग है। आपको हम बताते हैं, एक बार रिमाइंड कराते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जब होता है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और यही आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आपको बताना है, टी बराबर 0 पर और टी बराबर 2 पर। तो हमें इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी टी ऑफ किसका? यहाँ पे यक्स, मतलब आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं किसका? a प्लस बी टी स्क्वायर का। आप इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, एक एक पार्ट का जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से आप कर लें अंदर पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा डी डी टी ऑफ ए प्लस डी डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा फार्मूला रिमाइंड करा देते हैं। डी डी एक्स, और यहाँ पे एक्स की पावर एन अगर होता है तो आता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। मतलब यहाँ पे जो अवकलन किया गया है वो यक्स के सापेक्ष किया गया है, यहाँ पे टी के सापेक्ष किया गया है। तो यहाँ पे यक्स था इसलिए यक्स का हो गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है एक्स की पावर एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 आता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसका एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है तो आएगा कितना? 2x की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2x ये आएगा। और अगर सीधे सीधे कोई नंबर है, डी डी एक्स ऑफ 5 है ऐसा मान लीजिए, तो यक्स तो इसमें है नहीं, ये एक अचर संख्या है 5 है। तो इसका जब आप अवकलन करेंगे तो ये मान 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से होता डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, यहाँ पे 2 की पावर x नहीं बताते हैं, ये तो हाई लेवल हो जाएगा, 2x की पावर 5 बता देते हैं, ऐसा होता
तो यहाँ पे प्रथम गुणित द्वितीय का एक नियम चलता है, लेकिन आप जान लें यहाँ पे सीधे सीधे कि 2 को बाहर रखेंगे, ये 2 बाहर हो जाएगा और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, x की पावर 5 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4 बचेगा, यहाँ पे 20 x की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, वही हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है, t इसमें है नहीं, एग्जैक्टली ये क्या है, संख्या है, क्योंकि a का मान आपको दिया है 8.5, तो ये हो जाएगा 0, मतलब v इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिलेगा 0 प्लस, अभी देखिए जैसे हमने बताया 2x की पावर 5 x के सापेक्ष हो रहा था, तो ये t के सापेक्ष है, t का होगा, b को आप बाहर रखें, b बाहर हुआ, और यहाँ पे 2 इंटू टी की पावर 2 - 1 करेंगे तो t की पावर 1 यानी कि 2t बचेगा। मतलब आपको सीधे सीधे मिला कितना, v इज इक्वल टू 2bt ऐसा मिल गया। ये आपका अब आ गया वेग। इस विस्थापन समीकरण से वेग के लिए आपने सारी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं। अब आपको t बराबर 0 पर और t बराबर 2 पर वेग बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे t बराबर 0 पर वेग क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2 इंटू बी का मान कितना है 2.5 यहाँ पे रखें, और यहाँ पे t का मान रखेंगे 0, क्योंकि t बराबर 0 पर, तो v इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। पहला ऑप्शन आपका सॉल्व हो गया। अब आपको बताना है t बराबर 2 पर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे t बराबर 2 सेकेंड पर वेग। अब ये कैसे निकालेंगे, वही केस फिर से अप्लाई करेंगे। इसी इक्वेशन में t बराबर कितना रखेंगे 2 और b की वैल्यू रखेंगे, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और b की वैल्यू है 2.5, और आप कितने पे निकाल रहे हैं सेकेंड बाद 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये हो गया कितना 2 2 जा 4 इंटू कितना 2.5। अब यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आया 10.0 क्या मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आप कोई भी न्यूमेरिकल करें तो लास्ट में ज़रूर देखें कि हमने यूनिट लिखी है कि नहीं। अगर यूनिट नहीं है तो समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, इसलिए यूनिट ज़रूर रखें। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट को भी देखते हैं। आपको बोला है t बराबर 4 सेकेंड और t बराबर 6 सेकेंड बाद वस्तु की स्थिति ज्ञात करो। स्थिति का मतलब विस्थापन, विस्थापन आपको बताना है, लेकिन इसके लिए हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विस्थापन का समीकरण हमारे पास है x इज इक्वल टू a प्लस BT²। अब t बराबर 4 सेकेंड या t बराबर 6 सेकेंड पे दो टाइप का यहाँ पे विस्थापन निकलेगा। मतलब x t4 अगर आप निकालेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड वाला ये, तब आप t के स्थान पे यहाँ पे 4 रखेंगे, a b की वैल्यू रखेंगे, आपको t बराबर 4 सेकेंड पर विस्थापन मिल जाएगा। ठीक है ना। जो आप लिख सकते हैं x ऐसे लिख सकते हैं अंडर ब्रैकेट t4, इसका मतलब आपने विस्थापन निकाला है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। इसी तरह से आप t इज इक्वल टू 6 सेकेंड वाला भी निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, a b का मान रखना है और इसके बाद जो समय आपको दिया गया है t बराबर 4 या 6 एग्जैक्टली वो चीज़ यहाँ पे रख देंगे, आपको विस्थापन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ करके आप हमको ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर। आप कमेंट करिएगा फर्स्ट का b और t बराबर 4 सेकेंड पे कितना विस्थापन होगा और t बराबर 6 सेकेंड पे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी दो पार्ट हैं। इसमें दिया गया है x अक्ष की दिशा में नियत त्वरण से गतिमान कण का वेग v समय, यहाँ पे इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। x अक्ष की दिशा में नियत त्वरण से गतिमान कण का वेग v समय t पर सूत्र v इज इक्वल टू b प्लस ct के अनुसार निर्भर करता है। कहने का मतलब ये
कि t समय पर किसी वस्तु का वेग v इज इक्वल टू बी टी समीकरण के अनुसार निर्भर करता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है, जहाँ b इज इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकंड है और c इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको लगेगा c एक त्वरण है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें वेग का समीकरण दिया गया है और त्वरण पूछा जा रहा है। फिर वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम लोग अगर विस्थापन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t तो हमको मिलता है क्या, v। अगर हम लोग वेग का डिफरेंशिएशन करें किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो हमको मिलेगा त्वरण जो a है। और आप लोग जानते हैं ये वेग जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब तात्क्षणिक वेग है, और ये क्या है, तात्क्षणिक त्वरण है। तो एक फिक्स इंस्टेंट पे ये इक्वेशन मिला और इसके अनुसार आपको त्वरण बता देना है कि त्वरण कितना होगा उस स्थान पे। इजी है। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से हम करेंगे जैसे हमने पहला किया। यहाँ पे आपको क्या करना है, v इज इक्वल टू बी प्लस सी टी, है ना, ये है का t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। अवकलन जब करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dt, लेकिन ये बोलना गलत है। अगर मैं बोलूँ dv बाई dt तो ये 100% गलत है। इसको पढ़ा जाता है d dt ऑफ v, d dt ऑफ v ऐसा पढ़ा जाता है। या इसको हम लिख सकते हैं d dt अंडर ब्रैकेट कितना, ये इक्वेशन की वैल्यू यानी कि v का मान जो है वो हो जाएगा b प्लस सी टी, ये हो जाएगा। अभी जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, d dt ऑफ v प्लस कितना, d dt ऑफ सी टी, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फिर ये एक अचर संख्या है क्योंकि b का एग्जैक्ट मान है 2, इसका हो जाएगा 0, मतलब a इज इक्वल टू 0 प्लस कितना, c को बाहर करेंगे, c बाहर हुआ। और जब यहाँ पे t का करेंगे, देखिए d dx ऑफ x करेंगे तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, 1 वाला लगेगा, यही वाला फार्मूला लगेगा, d dx इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर x ही केवल मान लिया जाए, मतलब x की पावर 1, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 पहले आ जाएगा, 1 इंटू कितना, x की पावर 1 माइनस 1, मतलब आपको मिला कितना, 1 इंटू एक्स की पावर 0। और आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर या किसी भी चर संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। इसीलिए जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अगर वही है अर्थात उसकी घात सिर्फ 1 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो c तो बाहर हुआ, तो आप करेंगे किसका, d dt ऑफ t, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो मतलब a इज इक्वल टू आपको मिला कितना, 0 प्लस c, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब c की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आप यहाँ पे बताएंगे, इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बड़ा इजी था। अब दूसरी केस को अगर देखें, यहाँ पे क्या दिया गया है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में नियत त्वरण से गतिमान कण का विस्थापन आपको फिर से दिया गया। विस्थापन x समय t पर सूत्र x इज इक्वल टू बी टी प्लस सी टी स्क्वायर के अनुसार निर्भर करता है। अब यहाँ पे विस्थापन का जो समीकरण है वो x इज इक्वल टू कितना है, बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है ना। इसके अनुसार उसका विस्थापन डिनोट किया गया है, बताया गया है कि इसी के अनुसार उसका विस्थापन होगा। जहाँ b बराबर कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड और c इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग लगाइएगा। अब देखिए
मैं आपको डिफ्रेंसिएशन करके बता देता हूँ, आप वैल्यूज़ पुट कर करके हमको इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर यहाँ पे विस्थापन दिया है x इज इक्वल टू बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो इसका आप डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये विस्थापन है, विस्थापन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, वेग। तो यहाँ से आपको मिलेगा v इज इक्वल टू कितना, डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी डी टी अंडर ब्रैकेट बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये बनेगा। मतलब v इज इक्वल टू आपको मिला कितना, देखिए b बाहर होगा और t का हो जाएगा 1, यहाँ पे हम लिखते हैं सीधे 1 प्लस c बाहर और t स्क्वायर का करेंगे तो 2 इंटू कितना t बचेगा। मतलब v इज इक्वल टू आपको मिला कितना, b प्लस 2ct। अब आप b और c का मान रखेंगे और इसके लिए आपको यहाँ पे वेग बताना था, हालांकि आपको t नहीं दिया गया है, तो t समय पे ही आपको बताना है। अगर वेग तो t को एज इट इज़ रखेंगे, b और c का मान रख देंगे, वेग आपका हो गया। लेकिन अगर आपको त्वरण बताना हुआ तो फिर से इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा, क्योंकि वेग का डिफ्रेंसिएशन ही क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर a निकालना है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ v इज इक्वल टू कितना, डी डी टी ऑफ b प्लस 2ct, ये हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा डी डी टी और यहाँ पे b रहेगा, इसका हो जाएगा 0 और यहाँ पे प्लस 2ct और इसका डी डी टी रहेगा। तो इसका जब आप करेंगे तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 प्लस 2c एग्जैक्टली बाहर और t का कितना हो जाएगा 1, मतलब a इज इक्वल टू 2c। आप यहाँ पे c की वैल्यू देख रहे हैं, c का मान यहाँ पे रख देंगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जो वेग मिलेगा वो वेग आपका जो है वो t समय पे है, t रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक रूप में और लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे है डी वी और डी टी, और इसका मतलब v का मतलब क्या है, v का मतलब आप लोग जान चुके हैं क्या है, a इज इक्वल टू डी डी टी और v का मतलब है क्या, डी डी टी इंटू कितना यक्स। तो हम इसको अगर ये देखिए v का मान है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको हम अगर ऐसे लिखें a इज इक्वल टू कितना, डी स्क्वायर और यहाँ पे x बाई कितना डी टी इतने का होल स्क्वायर, तो कोई समस्या है, लिख सकते हैं ना। सिमिलर चीज़ वही है, बस ऐसा इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये कि अगर हम 2 बार किसका विस्थापन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। अगर एक बार विस्थापन का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलती है, और अगर 2 बार हमने उसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये हमारा बताने का यहाँ पे मुद्दा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये वाला क्वेश्चन आप हमें बताइएगा सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा। हमने लगभग सॉल्व ही कर दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा ग्राफ पे आधारित है लेकिन है इजी। इसमें क्या बोला गया है, एक गतिमान वस्तु के लिए समय विस्थापन ग्राफ की तालिका निम्नलिखित है। ऐसे ये आपको समय एक साइड में दिया गया है, सब समय आपका सेकंड में है और दूसरा आपका विस्थापन है जो मीटर में है। अब इसमें 0 पे 0, जब समय 1 सेकंड हुआ विस्थापन 2 था, जब समय 2 सेकंड हुआ 4 हुआ, ऐसे सोवान स्टेबल के अनुसार है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रथम 4 सेकंड बाद, मतलब पहले के 4 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा, इस ग्राफ से आपको बताना है। फिर अगले 6 सेकंड में, मतलब 4 सेकंड के बाद जो अगला 6 सेकंड होगा उसमें, फिर उसके अगले 2 सेकंड में तथा अंतिम 2 सेकंड में वस्तु का वेग बताना है। मतलब ये आप पहले ये दिमाग में बनाएं कि विस्थापन और समय ग्राफ से आपको क्या मिलता है। विस्थापन और समय में संबंध है वेग का, तो विस्थापन समय ग्राफ से आपको वेग ही मिलेगा। लेकिन ये मिलता कैसे है ना, स्लोप निकालने पर
आप जानते हैं ना, ढाल निकालने पर। लेकिन यहाँ पे हमको कोई ढाल नहीं दिया गया है, तो हम लोग सीधे सीधे क्या कर लेते हैं, प्रथम 4 सेकंड बाद वस्तु का वेग, तो स्लोप ही अगर निकालेंगे तो एंगल यहाँ पे आप मानेंगे tan ऑफ थीटा, और tan ऑफ थीटा ही आपका क्या है, वेग है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समयांतराल। तो प्रथम 4 सेकंड में उसका विस्थापन कितना हुआ, देखिए 0 पे यहाँ पे थी, और प्रथम 4 सेकंड बाद ये 4 सेकंड हुआ, इसका 4 सेकंड बाद ये कहाँ पे पहुँच गई, 8 पे। ये देखिए, तो प्रथम 4 सेकंड में इसने 0 से चलकर 8 मीटर तक की दूरी कवर कर ली है। तो इसका वेग हो जाएगा कितना, विस्थापन कितना हुआ, x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 0, और समय कितना है, 0 से 4 जब हुआ तो आप करेंगे 4 माइनस 0, क्योंकि t2 माइनस t1 होता है। तो मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये तो पहले का आंसर है, बड़ा इजी है। ग्राफ को आप देखें और ग्राफ से ही क्वेश्चन को करें, बहुत इजी होता है अगर ग्राफ आपके सामने है। अब यहाँ पे अगले 6 सेकंड की बात कर रहा है, मतलब 4 सेकंड के बाद की बात कर रहा है वो। 4 सेकंड के बाद मतलब 6 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 4 के बाद अगर 6 सेकंड आप जोड़ेंगे तो 10 सेकंड तक की बात कर रहा है। मतलब 4 के बाद 10 तक, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सेकंड में इसका वेग क्या है ये आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान देंगे इस ग्राफ पे, तो 4 सेकंड पे इसने जो विस्थापन तय किया है वो 8 है, अधिकतम दूरी इसके द्वारा 8 है। फिर इसके बाद ये सीधे ऐसे स्ट्रेट चल रही है, 8 ही मीटर की दूरी ये बनाकर लगातार चल रही है। 5वें सेकंड पे भी ये 8 मीटर पे थी, 6वें सेकंड पे भी ये 8 मीटर पे थी, इसी तरह से 7वें, 8वें, 9वें और 10वें सेकंड तक ये 8 मीटर पर ही बनी है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, अगले 8 नहीं 6 है आपका, अगले 6 सेकंड में क्या बताना है आपको, वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन कितना हुआ है, यहाँ पे भी 8 था और यहाँ पे भी 8 मीटर का ही विस्थापन है। तो 8 माइनस 8 बटे कितना, समय तो आपका बेशक कितना है 10, और माइनस कितना 4 से वो चली है, तो यहाँ पे 10 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे 0/6 आया। तो यहाँ पे आपको मिला कितना, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि विस्थापन उसका एज इट इज़ बना है, 8 ही मीटर का उसने विस्थापन किया है ना। समय आपका बढ़ा है लेकिन उसका विस्थापन नहीं बढ़ा है, 8 पे ही वो कांस्टेंट है, इसलिए आपको वेग उसका मिल गया क्या, 0 मीटर प्रति सेकंड। अब अगले सेंटेंस पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या बोला, अगले 2 सेकंड में, मतलब 10 के बाद 2 सेकंड और लेंगे तो 12 सेकंड हो जाएगा, यानी कि 10वें, 11वें और 12वें सेकंड, यानी कि 12वें सेकंड तक की बात कर रहा है, यानी कि 11वें और 12वें सेकंड में, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अगले 2 सेकंड में वेग, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विस्थापन बटे समयांतराल। देखिए 8 से इसका विस्थापन धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, आ गया कहाँ पे, जब 12 सेकंड हुआ तो 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया, देखिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 0 ही होगा। तो 8 से घट के 0 पे हो गया, लेकिन समय आपका 10 से चल के 12 हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे 0 माइनस कितना आपका x2 तो यही होगा ना, x1 इसके लिए ये होगा, अगले 2 सेकंड की बात जब की जा रही है। तो 0 माइनस कितना 8 बटे कितना, समय आपका 12 माइनस 10, मतलब -8 बटा कितना, यहाँ पे आप करेंगे 2 ही मिलेगा आपको, 2, तो आया कितना -4
मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद इसने एक चीज़ और बोली है, अंतिम 2 सेकंड में। अंतिम 2 सेकंड का मतलब 12 के बाद भी 2 सेकंड लिया गया है, एक 13 है और एक 14, यानी कि 12 2 14, 14 सेकंड में इसके द्वारा जो वेग प्राप्त किया जा रहा है वो भी आपको बताना है। तो देखिए ये वाली लाइन तो आपका विस्थापन बता रही है, तो यहाँ से इसने अब नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। जब तक इसका 14 सेकंड होता है तब तक ये यहाँ पे पहुँच जाती है। देखिए अब ये वाली दूरी कितनी है, इस वाई अक्ष पे देख लेते हैं, -4 मीटर। कितना? -4 मीटर। लेकिन ये -4 मीटर तो है, अब ये कहाँ से घट के हुई है? 0 से घट के -4 मीटर हुई है ना। और समय आपका 12 से बढ़ के 14 हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंतिम 2 सेकंड में वस्तु का वेग क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन कितना हुआ है? द्वितीय विस्थापन यानी कि x2 कितना है? -4 और माइनस क्या? 0 डिवाइड बाई कितना? समय आपका 12 से बढ़ के 14 हुआ है, तो यहाँ पे 14 - 12। अब ये आपको मिला -4 डिवाइड बाई कितना? 2। मतलब यहाँ पे आपको मिला कितना? वेग आपको मिल गया -2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ग्राफ के ऊपर और ग्राफ को समझ पाएंगे अच्छे से या उसका एनालिसिस कर पाएंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये एक 5 है। तो एक हम इसमें बताते हैं, 4th वाला, 5वां आप हमें करके बताइएगा। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है? एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में एक समान त्वरण से 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से अपना माइंड लगाइए, फोकस करिए। क्या सभी यूनिट्स एक ही जैसी हैं? मतलब सब अगर समय सेकंड में है तो क्या सारा समय जो भी इसमें दिया गया है, जहाँ भी दिया गया है, सब सेकंड में है? नहीं है। यहाँ पे सेकंड में है, यहाँ पे घंटे में है, फिर यहाँ पे दूरी किलोमीटर में है, हालांकि और दूरी आपको दी नहीं गई है। तो या तो आप सब सेकंड में निकालें या फिर आप सबको घंटे में निकालें, है ना। और अगर घंटे में निकालेंगे तो दूरी को किलोमीटर में निकालना पड़ेगा। और क्या इसमें एक पॉइंट है, कार कहाँ से चल रही है? विरामावस्था से, है ना। तो क्वेश्चन ये 4 है। विरामावस्था के लिए प्रारंभिक वेग u क्या होता है? 0 होता है ना। समय आपको दिया गया है t = कितना? 10 सेकंड में ये चलती है और एक समान त्वरण से चलती है। एक समान त्वरण यहाँ पे मान लीजिए, एक समान त्वरण ये आप मान लीजिए कितना है? स्मॉल a है। अब इससे वो चलती है तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मतलब v इसका क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो किलोमीटर को आप जब मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से आप क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और यहाँ पे घंटा आपका है तो 3600 सेकंड होता है। ये आपका हो गया किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे जीरोज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। जो जीरोज़ हैं यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको 5 से देखिए कैंसिल हो रहा है नहीं, लेकिन 2 से कैंसिल होगा। 2 पंचे 10 और यहाँ पे 18। मतलब ये कि 72 गुणे कितना? 5/18। यहाँ पे इतना मीटर पर सेकंड हो गया। अभी ये और भी सॉल्व होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आया क्या कि अगर आपको कहीं भी कोई भी वेग किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में,
तो आप क्या करें, 5/18 से गुणा कर दें, ठीक है ना। वो किस में हो जाएगा, तब आपको मिल जाएगा वो मीटर प्रति सेकंड में। जैसा कि यहाँ पे अभी देखिए किया गया, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 100 गुणे कितना, 5/18 कर लें। ये अब किस में हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से कहाँ पे जाना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तब आपको क्या करना चाहिए, 18/5 से गुणा करना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जैसे यहाँ पे मानिए आपको कोई मान दिया गया, वो दिया गया आपको मान लेते हैं 100 मीटर प्रति सेकंड, इसे आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये कैसे हो पाएगा, मीटर है तो 100 यहाँ पे लिखें। अब मीटर को जब आप किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर में, तो आप क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे आप मान लें कितना हो जाएगा, 1/1000। ये अब हो गया मीटर में। और जब सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 1/3600, अब ये हो गया घंटे में, ठीक है ना। ये हुआ था आपका किलोमीटर में, मैंने मीटर लिख दिया, ये आपका किलोमीटर में हुआ, ये घंटे में हो गया। अब आपको ये मिला क्या, 100 गुणे कितना, 3600 ऊपर हो जाएगा, 3600 ऊपर और 1000 हो गया नीचे। अब ये किलोमीटर में और घंटे में आपको मिल गया, किलोमीटर अपने स्थान पे, घंटा अपने स्थान पे, आंकिक मान केवल चेंज हुआ है, ये कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 18 और यहाँ पे बचेगा 5, मतलब 100 गुणे कितना, 18/5, यही मिला। और यही सब में मिलेगा, क्योंकि यही चीज़ आप जो है कॉमन ये सब में करेंगे। जो भी मीटर प्रति सेकंड में होगा उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सब में यही काम करेंगे। इसलिए 18/5 किसके लिए है, जब आपको मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, और 5/18 तब है जब आप करना चाहेंगे किलोमीटर प्रति घंटे को किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो इस तरह से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखें इसको। अब यहाँ पे अगर आप कैंसिल करेंगे तो 2 9 18 और यहाँ पे 36 मिला, 9 1 9, 9 4 36, मतलब 4 5 20। v की वैल्यू मिल गई कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। आपको क्या निकालना है, कार का त्वरण। तो त्वरण आपको निकालना है गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें u पता है, t पता है, a निकालना है, v पता है, तो सुटेबल हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको मिलेगा v = u + at। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी रखेंगे, 20, u की वैल्यू 0, a आपको निकालना है, t का मान दिया है आपको कितना, 10 सेकेंड, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। a = 20/10, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कार द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी अगर आप s = ut + हाफ at² लगाते हैं तब भी निकलेगा। अगर आप लगाते हैं v² = u² + 2as तब भी निकलेगा, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। u मिला है, t पता है, a पता है, क्योंकि आपने निकाल दिया है a, और फिर से आपको t यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर रखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो हम लगा लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो s = हो जाएगा कितना, u की वैल्यू 0, यहाँ पे t आपका 10 है, प्लस कितना, हाफ, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100।
तो s इज इक्वल टू आपको मिला कितना, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे आपको मिलेगा 50 और 50 का जब फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 मीटर। इस वाले इक्वेशन से देख लेते हैं, v की वैल्यू है 20, तो 20 का आप जब स्क्वायर करेंगे 400 और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे यस आपको निकालना है, तो यहाँ पे 400 इज इक्वल टू कितना 4s, तो s इज इक्वल टू कितना आया 100 मीटर। आप इक्वेशन कोई लगाएं, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि हम जब प्रूफ कर रहे थे तो आपको पता होगा विस्थापन जो निकाला गया था वो कहाँ से निकाला गया था, वेग समय ग्राफ से निकाला गया था। तो उसमें जो एक समलंब बना था और एक आपका आयत और एक त्रिभुज बना था, इस तरह से बना था ना। तो समलंब किसके बराबर था, उस आयत प्लस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर था। तो दोनों केसेस में इक्वेशन सेकंड और थर्ड जो प्रूफ हुआ था उसी से ग्राफिकल मेथड में प्रूफ किए थे, इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब तीसरा ऑप्शन इसका बोला गया है, कार द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, ये आपको बताना है। कार द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब आपको बताया गया है nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है, Sn इज इक्वल टू आपको क्या मिला था u प्लस हाफ a अंडर ब्रैकेट 2n-1। ये फार्मूला आपको बताया गया था, nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक है। तो आपको यहाँ पे u की वैल्यू पता है, u इज इक्वल टू कितना है 0 है, a की वैल्यू आपको पता है कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और n इज इक्वल टू आपको बोल रहा है 5, 5वें सेकंड में इसने बोला है ना, 5 सेकंड यहाँ पे मान सकते हैं। तो S5 यानी कि 5वें सेकंड में दूरी क्या हो जाएगी, u 0 हो जाएगा प्लस हाफ a की वैल्यू 2 और यहाँ पे 2 × 5 - 1, तो S5 इज इक्वल टू, ये तो 0 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 में से एक लैप्स करेंगे तो आएगा कितना 9। अब ये हो जाएगा किसमें, मीटर में। तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप हमें करके बताइएगा। इसमें क्या दिया गया है, कोई कार इस त्वरण से x अक्ष की धन दिशा में जाती है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। किसी क्षण उसका वेग, मतलब आपको जिस इंस्टेंट पे दिखाई दी कार उस पर उसका वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी दूरी तय करने पर इसका वेग बढ़कर 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अंतिम वेग ये है, प्रारंभिक वेग ये है, बाकी आप जाने कौन सा इक्वेशन लगेगा, आप हमें करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।